नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे रासो साहित्य में विचारणीय बिंदु के बारे में, जो कि यूनिट 4 का ही टॉपिक है। तो बिना देरी किए हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। रासो साहित्य का अध्ययन करते समय हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा। रासो साहित्य को हम वीर गाथात्मक साहित्य कहते हैं। इस साहित्य में वीरता का जो वर्णन मिलता है उसका स्वरूप क्या है, वीर गाथा का मूल स्वर किस प्रकार का है, इन रचनाओं नहीं है, यह प्रेम रूप वर्णन और व्यय संधि प्रकरण तक ही सीमित है। इंचिनी के सौंदर्य वर्णन में सरोकार लिखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो रासो साहित्य है इसे वीर गाथात्मक साहित्य भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसी रचना जिसमें राजाओं की वीरता और इनकी लड़ाइयों को वो बड़ी बड़ी बातें लिखकर बताया गया हो। अब हमें ये देखना होगा कि इस साहित्य में जो वीरता यानी कि जो बहादुरी की बातें लिखी गई वो किस तरह की थी, इसका जो रूप था वो कैसा था, और इन वीर गाथाओं का मूल स्वर यानी कि इसमें मुख्य रूप से किस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता था और इन्हें किस ढंग से लिखा गया, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। अब यहाँ पे आगे ये देखो, इसमें एक पेज मिसिंग है, वो मुझे मिला नहीं, तो आप उसको छोड़ो। अब हम यहाँ से देखते हैं। ये प्रेम रूप वर्णन और व्यय संधि प्रकरण तक सीमित है। इच्छनी के सौंदर्य वर्णन में सरोकार लिखते हैं। तो यहाँ बताया कि जो रासो साहित्य था ये केवल वीरता तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें प्रेम रूप रंग की तारीफ और व्यय संधि यानी कि बचपन से जवानी के बीच की उम्र का जो समय होता है इसका भी वर्णन हमें रासो साहित्य में मिलता है। इसी तरह जब इच्छनी के रूप और सुंदरता की तारीफ की गई तो रासोकार यानी कि इसे लिखने वाले लेखक ने क्या किया, कुछ इस तरह की बातें इनके लिए लिखी। अब इन्होंने क्या लिखा वो देखते हैं। इन्होंने लिखा, नयन सुकज्जल रेश तशनी निच्छल छवि कार्य श्रवणन सहज कटाक्ष चित कर्षण नर नारी। तो अगर हम इस पंक्ति का मतलब देखें तो इसमें लेखक ने क्या किया, सुंदर स्त्री के रूप रंग और उसकी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया है। यहाँ पे कवि ने ये कहा कि उस स्त्री की आंखों में सुंदर काजल लगा हुआ है, उसकी आंखों की जो रेख यानी कि रेखा है वो बहुत ही साफ और सुंदर है, जो उसकी छवि और उसके चेहरे को और प्यारा बना रही है। जब वो अपनी आंखों से सहज कटाक्ष करती है यानी कि सीधे और आसान तरीके से तिरछी नजरों से अगर वो देखती है तो उसका वो देखना वो सबका चित्त कर्षण कर लेता है। चित्त कर्षण का मतलब होता है मन को मोह लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी सुंदरता को देखकर वहां के जितने भी नर और नारी यानी कि जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो सब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और उसका सुंदर रूप वो सबके मन में भा जाता है। तो इन दो लाइनों का ये मतलब था। आगे देखो, भुज मृणाल कर कमल उरज अबुज कल्लिल फल जंग रब कटी सिंह गमन दुती हंस करी छल। अब इसमें इसमें बताया गया कि कवि उसके शरीर के अलग अलग अंगों की सुंदरता की तुलना अच्छी चीजों से कर रहा है। यहाँ पे कवि ने कहा कि उसकी भुज यानी कि जो उसकी भुजाएं हैं, हाथ हैं, वो मृणाल जैसी कोमल है, जैसे कमल की डंडी होती है। उसके कर यानी कि हाथ के पंजे कमल के फूल की तरह सुंदर है, और उसके उरज यानी कि उसका जो हृदय है वो अंबुज कल्लिल फल यानी कि कमल की कली के फल की तरह सुंदर दिखाई देता है, और उसकी जो जांघें हैं वो केले के चिकने पौधे और तने जितनी सुंदर है। फिर उसकी जो कमर है वो बहुत पतली और सुंदर है। जब वो चलती है तो उसकी चाल में शेर जैसी एक अच्छी गरिमा और चाल दिखाई देती है, और इसकी चमक हंस की तरह प्यारी है, जो मानो सबको अपनी सुंदरता से छल लेती है और सबका ध्यान वो अपनी तरफ खींच लेती है। तो इन पंक्तियों में बताया गया कि रासो साहित्य में किस तरह से स्त्री के आकर्षण का वर्णन किया गया है और किस तरीके से उसकी सुंदरता बताई गई है। ऋतु वर्णन भी प्रेम संबंधी कथानक रूढ़ियों का एक हिस्सा है। पृथ्वीराज रासो में संयोगकालीन उद्दीपक ऋतु वर्णन की पुरानी प्रथा को अपनाया गया है। तो यहाँ बताया कि ऋतुओं का वर्णन होता है कि जो मौसम होता है उसके बारे में लिखना। तो इसमें श्रृंगारिक रचनाओं को दिखाया गया है। पृथ्वीराज रासो में क्या किया है, इसमें भी संयोगकालीन उद्दीपक ऋतु वर्णन की पुरानी परंपरा हमें देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि जब इसमें नायक और नायिका एक साथ होते हैं, खुश होते हैं, तो उस समय मौसम कितना सुंदर और कितना प्यारा लगता है। उसी पुराने तरीके को पृथ्वीराज रासो में दिखाया गया है।
पृथ्वीराज युद्ध से पहले अपनी रानी से विदा लेने जाते हैं और वो उस ऋतु का मनोरम वर्णन सुनकर वहीं पर रुक जाते हैं। वसंत ऋतु में इंचनी के पास जाते हैं पर उन्हें नायिका से बाहर निकलने की अनुमति जो है नहीं मिलती। और यहाँ पे पृथ्वीराज रासों में ये भी बताया गया कि जब राजा पृथ्वीराज किसी लड़ाई या युद्ध पर जाने वाले होते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी हर रानी से मिलने और विदा लेने जाते हैं। लेकिन जब वो रानियों के पास जाते हैं तो उस समय का जो सुहावना मौसम है उसका ऐसा सुंदर और मन को छू लेने वाला वर्णन सुनते हैं कि वहीं रुक जाते हैं। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ, जब वसंत ऋतु का मौसम आया तो वो अपनी रानी इच्छनी से मिलने उनके पास गए थे, लेकिन वहां पर मौसम और माहौल देखकर रानी जो है उन्हें बाहर जाने की अनुमति ही नहीं देती और उन्हें अपने पास रोक लेती है। वसंत के बहाए वातावरण का चित्र उपस्थित करती हुई रानी पृथ्वीराज रासों से कहती है, जब आम बोरा गए हों, कदम फूल चूके हों, रात की दीर्घता में कोई कमी ना आई हो, भंवरे भाव मत होकर झूम रहे हो, मकरंद की झंडी लगी हुई हो, मंद मंद पवन विरहाग्नि को सुलगाने में लगी हो और कोकिल फूंक रही हो, ऐसे में कोई अपने प्रिय को बाहर जाने की अनुमति जो है वो कैसे दे सकती है। तो जब पृथ्वीराज रासो रानी के पास जाते हैं तो रानी क्या करती है, उनको रोकने के लिए बाहर के मौसम का वर्णन कर रही है। रानी पृथ्वीराज रासो से कह रही है कि जब बाहर आम के पेड़ों पर बोरा आ गए हों, यानी कि आम के पेड़ों पर छोटे छोटे फूल आ चुके हों, कदम के पेड़ पर फूल खिल चुके हों और रात की दीर्घता यानी रातें अभी भी बड़ी बड़ी हो रही हों, तो उनमें कोई कमी ना आई हो, जब भौरे फूलों का रस पीकर मस्ती में झूम रहे हो, मतलब हर तरफ मकरंद यानी फूलों के मीठे रस की कड़ी लगी हो, तो ऐसी ठंडी ठंडी हल्की अगर हवा चल रही हो तो अकेले रहने वाले इंसान की विरहग्नि को जो है कैसे दूर रहने को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से पत्नी ने अपने पति को एक सुंदर दृश्य बताकर रोकने का काम किया। अब यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियां दी गई है, उसको देखते हैं। मवरी अंब फुल्ली कदम रैनी दिग घीस, भवर भाव भल्ले भ्रमंत मकरंद बरिस। तो इस पंक्ति में क्या हुआ कि वसंत के मौसम के नज़ारे को बताया गया है। इसमें बता रहे हैं कि मवरी अंब यानी कि आम के पेड़ों पर जो है वो मंजरियां आ गई है, छोटे छोटे फूल खिल गए हैं, और फुलकित कदम यानी कि कदम के पेड़ पर भी जो है सुंदर फूल खिल चुके हैं। रैनी घिस दिस, इसका मतलब है कि इस मौसम में जो रातें हैं वो अभी भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है। ऐसे सुंदर माहौल में जो भंवरे हैं वो फूलों के रस के भाव में मस्त होकर गलियों और चारों तरफ घूम रहे हैं, और वो भंवरे घूम घूम कर क्या कर रहे हैं, फूलों का रस चूस रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि चारों तरफ फूलों के मीठे रस की जो है बरसात हो रही हो। बहत वात उज्जलित भौर अति विरह अग्नि किए, कुहु कुहंत कलकंठ पत्र राशस अति आगिए। तो आगे की पंक्ति में ये बताया कि इस मौसम में जो हवा बह रही है वो आम के खिले हुए फूलों की खुशबू को लेकर चल रही है। ये ठंडी और खुशबूदार हवा अकेले रहने वाले इंसान के लिए जो है एक विरह का काम करती है, अपने प्रिय से दूर रहने के दुख को और आगे बढ़ाने का काम करती है। इस माहौल में जो कोयल है वो अपनी मीठी आवाज़ में पेड़ों पर कूक रही है, गा रही है, और पेड़ों के पत्तों के पीछे छिपकर कोयल इस मीठी आवाज़ में गाना भी अकेले रहने वाले इंसान को जो है वो बहुत अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसे अप्रिय सा जो है सुनाई देता है। तो ये इन पंक्तियों का मतलब था। काव्य में वातावरण के चित्र के द्वारा संयोग की अनुभूति की व्यंजना की गई है, परंतु जितने भी उपमानों का प्रयोग किया गया है वह बड़े ही रूढ़ हैं। कवि उसमें किसी भी तरह की मौलिकता का जो है परिचय नहीं देता। तो यहाँ बताया गया कि इस कविता में आसपास के माहौल और वातावरण को दिखाकर जो है संयोग की अनुभूति की व्यंजना की गई है। संयोग की अनुभूति का मतलब होता है जब कहानी के नायक और नायिका जो है वो साथ हो और खुश हो, तो उस खुशी को दिखाने के लिए आसपास के माहौल का जो इस्तेमाल किया जाता है उसे संयोग की अनुभूति कहते हैं। लेकिन इसे दिखाने के लिए कवि ने जिन भी उपमानों या जिन भी चीज़ों की तुलना की है वो बहुत ही रूढ़ है। रूढ़ का मतलब है कि वो बहुत पुराने और घिसे पीटे तरीके हैं जो हमेशा से सबके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कवि ने इसमें अपनी तरफ से कोई भी मौलिकता नहीं दिखाई, यानी कि कुछ भी इन्होंने नया या अलग तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। ये सब जो है वो पुराने ही तरीके इसमें कवि ने अपनाए हैं। वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म का वर्णन मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वीराज पुंडिरनी के यहाँ ठहर गए। पुंडिरनी ने भी ग्रीष्म का उसी प्रकार चित्र उपस्थित किया। वह पति से अनुरोध करती है कि जब राह चलना कठिन हो रहा हो, दिन रात गर्मी की ज्वाला से काया कलेश पत्र हो उठी हो, इस प्रकार के समय में प्रिय को कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यही इस पंक्तियों में लिखा है। त्रिय लहे तत् अश्चर कहे
गुनियन ग्रभ न मंडिये, सुनी कंत सुमति संपत्ति विपत्ति ग्रीष्म गृहे न चंडिये। तो यहाँ पे बताया कि इस रचना में बसंत ऋतु के मौसम का भी इसमें वर्णन है। इस गर्मी के मौसम में राजा पृथ्वीराज जो है अपनी एक दूसरी रानी के पास जाते हैं जिसका नाम है पुंडरिनी। जब ये उनके पास जाते हैं तो ये रानी भी क्या करती है, गर्मी के मौसम का एक वर्णन करती है, जो कि इस पंक्तियों में हमें बताया गया, जिसमें यह है कि रानी अपने पति यानी कि पृथ्वीराज चौहान से कह रही है कि जब इतनी तेज धूप और गर्मी हो कि रास्ते पर चलना ही जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, और दिन रात इतनी तेज लू या गर्मी की ज्वाला चल रही है जिससे हमारा जो शरीर है वो कलेश पात्र हो उठा, मतलब गर्मी से तपकर परेशान और दुखी हो रहा हो। तो ऐसे तपते हुए और मुश्किल समय में किसी भी प्रिय को यानी कि किसी भी पति को जो है अपने घर से बाहर काम या लड़ाई पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे अपने घर में ही जो है आराम से रहना चाहिए। तो ऐसा पृथ्वीराज रासो को जो है इनकी दूसरी पत्नी ने बताया एक ऋतु का वर्णन करके। अब आगे क्या होता है कि पृथ्वीराज वर्षा काल में इंद्रावती से विदा लेने गए हैं। तो पहले वो दो रानियों से विदा लेने जा चुके थे, अब यहाँ पे ये तीसरी रानी से विदा लेने जा रहे हैं जिसका नाम है इंद्रावती। उनसे भी वर्षा ऋतु की पृष्ठभूमि में प्रिय से मिलन की आकांक्षा अभिव्यंजित की। अब जब ये इनसे मिल रहे हैं तो ये जा रहे हैं वर्षा ऋतु के समय में। वर्षा ऋतु में प्रकृति का चित्रण मादक उठता है। ऐसे मद भरे वातावरण में कोई भी रमणी अपने प्रिय को कैसे विदा कर सकती है। तो यही यहाँ पंक्तियों में बताया है। घने गरजे घर करे पलक निस रेनी निघट्टे, सजल सरोवर पिशी हियो तत्क्षण घन फट्टे, जल बद्दल बरसंत पे पलहो निरंतर, कोकिल सुल उच्चरे अंग पहरंत पंचसर। तो यहाँ बताया गया। अब जब पृथ्वीराज रासो इनके पास आए तो इन रानी ने क्या किया, इन्होंने वर्षा ऋतु के मौसम के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि बरसात का मौसम ऐसा होता है कि चारों तरफ हरियाली और खुशबू होती है, जिससे मन बहुत खुश और मस्ती भरा हो जाता है। ऐसे प्यारे और मस्ती भरे माहौल में कोई भी पत्नी अपने पति को जो है कहीं बाहर कैसे जाने दे सकती है। तो ये इन्होंने क्या किया, बोला। अब इन पंक्तियों में देखते हैं पंक्तियों के जरिए कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने बोला कि आप आकाश की तरफ देखो, ये बादल जो है वो घिरे हुए हैं। समझदार लोग भी ऐसी स्थिति में जो है घर से बाहर नहीं निकलते। फिर आगे वो कहती है कि आप घर की सुख शांति और संपत्ति को समझिए। गर्मी की परेशानी तो सह ली, लेकिन अब इस बरसात के समय में आप अपना घर छोड़कर जो है मत जाइए। आगे रानी कहती है कि आसमान में बादल जो हैं वो जोर जोर से गरज रहे हैं, जो घर की शांति को छीन रहे हैं। रातें इतनी लंबी और काली हो गई हैं कि पलक झपकते ही नहीं कट रही। तालाब पानी से लबालब भर गए हैं और उन्हें देखकर मेरा दिल भी पानी की तरह जो है वो पिघल रहा है, मानो बादल फट गए हों और चारों तरफ जो है पानी ही पानी हो। फिर आगे रानी ने कहा कि बाहर जो है लगातार पानी और बादल बरस रहा है। ऐसे में कोयल अपनी मीठी आवाज में गा रही है। उसकी कूक सुनकर मेरा जो मन है वो और भी व्याकुल हो रहा है, जैसे मेरे शरीर में प्रेम के 5 बाण जो है वो चुभ रहे हों और मैं बहुत जो है बेचैन हो रही हूँ। तो ऐसा जो है इनकी तीसरी रानी ने इनसे कहा वर्षा ऋतु के वर्णन में। आगे देखो, पृथ्वीराज रासो तथा अन्य रासो ग्रंथ में ऋतु वर्णन की रूढ़ी का पालन किया गया है। संदेश राशक में कवि को ऋतु वर्णन का एक सुंदर बहाना मिल गया है। इस काव्य में पथिक की विरहिणी का संदेश वाहक बनाया गया है। पथिक विरहिणी की दशा देखकर जो है वो मन रुक जाता है। तो पहले के जमाने में पृथ्वीराज रासो जो था, जैसे जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते थे, इसमें क्या होता था, ऋतुओं का वर्णन करने का एक नियम था। कवियों को जब भी मौसम के बारे में बताना होता तो वो उन्हें एक बहाना मिल जाता था। इस कहानी में जो है एक पथिक है जो रास्ते में एक दुखी महिला को देखता है जिसे अपने पति की बहुत याद आ रही है। उस महिला की ऐसी हालत देखकर वो मुसाफिर वहीं रुक जाता है और उसका दुख बांटने का काम इस रचना में करता है। अंत में पथिक विरहिणी से पूछता है, कब से तुम्हारा यह हाल है। उसके बाद एक एक करके ऋतु वर्णन जो है चलने लगता है। पृथ्वीराज रासो और संदेश राशक के ऋतु वर्णन में अंतर है। संदेश राशक में विरहिणी नायिका जन सामान्य की भावभूमि पर जो है दिखाई पड़ती है। उसमें राजसी ठाठ नहीं है, उसके दुख में अनुभूति की जो है सच्चाई है। तो जब ये मुसाफिर जो है दुखी होकर महिला को देखता है तो वो उससे प्यार से पूछता है कि क्या जंगल की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। और बस यही से वो मौसम के बदलने और अलग अलग ऋतुओं के आने का जो सिलसिला है ये शुरू हो जाता है। जब संदेश राशक रचना को देखें तो इसमें जो नायिका है वो कोई रानी या राजकुमारी नहीं है,
बल्कि वो हमारे और आपके जैसी एक आम इंसान है, इसीलिए उसके दुख में हमें बनावट नहीं बल्कि उसके दुख के असली दर्द को महसूस करते हुए दिखाया गया है। कवि ने कुछ ताजे बिंबों का प्रयोग कर विरह को तीव्र बनाने का जो है प्रयास किया है। पृथ्वीराज रासों में ऋतु वर्णन का प्रयोग काव्य में परंपरा पालन के लिए किया गया है। ऋतु वर्णन में एक बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है कि नारी का जीवन पुरुष पर आश्रित था और पति के बिना उसका जीवन जो है वो अस्तित्वहीन मालूम पड़ता है। तो कवि ने क्या किया, इसमें ऐसे नए उदाहरण इस्तेमाल किए जिससे लगता है कि जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। पृथ्वीराज रासों में जो मौसम के बारे में बताया गया वो बस इसलिए लिखा गया क्योंकि उस समय ऐसा लिखना एक पुरानी परंपरा थी जिसे निभाना जरूरी था। इन सब बातों से एक चीज ये साफ पता चलती है कि उस समय औरतों की जो जिंदगी थी वो पूरी तरह से पुरुषों पर टिकी थी। पति के बिना औरत का जो जीवन था वो बहुत ही लाचार और सहारा ढूंढने जैसा जो है महसूस होता था। नारी में एक प्रकार की असुरक्षा का भाव मिलता है। उसे हमेशा यह डर लगा रहता है कि पुरुष अपनी स्वेच्छाचारिता के कारण कहीं उसका त्याग न कर दे, इसीलिए वह पुरुष को अपने पास से अलग नहीं करना चाहती। नारी कभी ऋतु का भ्रम उत्पन्न करके और कभी अपने यौवन की उन्मादकता के द्वारा पुरुष को अपने पास रखने का जो है प्रयत्न करती है। तो ये जो समय था इसमें औरतों को हमेशा ये डर था कि जो इनके पुरुष हैं वो अपनी मर्जी से चलाने के चक्कर में जो है इन्हें छोड़ ना दे और इन्हें सुरक्षित महसूस नहीं होता था। इसलिए ये क्या करती थी, पुरुषों को उनके साथ ही रहने के लिए मजबूर कर देती थी। ये अपने पति को अपने पास रोकने के लिए क्या करती थी, अलग अलग तरीके अपनाती थी। कभी वो मौसम का डर दिखाती थी कि बाहर मौसम खराब है या दुखी करने वाला है, तो कभी क्या करती थी वो अपनी खूबसूरती का सहारा लेकर अपने पतियों को जो है दूर जाने से रोकती थी। तो ये वाला टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक भी यहीं पे स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे रासो साहित्य में कथात्मक संरचना के बारे में। रासो काव्य का ढांचा मुख्य रूप से प्रबंधात्मक है। इस दौर में मुक्तक रचनाएं भी हैं, परंतु वह मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कथानक के धारावाहिक विकास के कारण काव्य में प्रबंधत्व का विकास विशेष रूप से हुआ है। कथानक का कभी कभी कई युगों तक विकास होता रहता था। यही कारण है कि आदिकाल की प्रबंध कृतियों का किसी एक कवि की रचना होने पर भी जो है संदेह अभिव्यक्त किया जाता है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह प्रचलित है कि कविचंद अपने पुत्र जलहन के हाथों में काव्य कृति को पूरा करने का जो है भार सौंपकर गजनी चला गया। तो इसी की पंक्ति जो बहुत फेमस हुई वो ये है, पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृप काज। इसमें हमें ये बताया कि रासो काव्यों को लिखने का तरीका जो था वो मुख्य रूप से प्रबंधात्मक था, यानी कि एक लंबी जुड़ी हुई कहानी जैसा। इस समय छोटी कविताएं भी चल रही थी लेकिन वो इतनी खास नहीं थी क्योंकि इन कहानियों को एक के बाद एक जोड़कर बड़ा बनाया जाता था, इसीलिए ये बहुत लंबी होती थी। रासो काव्य की कहानियां कई बार तो ये इतनी लंबी होती थी कि पीढ़ियों तक चलती रहती थी और यही वजह थी कि आदिकाल की ऐसी लंबी रचनाओं पर जो है लोग शक करते हैं कि क्या इन्हें सच में ही एक आदमी ने लिखा होगा। जैसे अगर हम पृथ्वीराज रासो को देखें तो कवि चंद्रबरदाई ने क्या किया, इसे अधूरा छोड़ दिया था और इसे पूरा करने का काम इनके बेटे जलहन को इन्होंने सौंपा और फिर उसके बाद जो है ये खुद गजनी चले गए। इस प्रकार आदिकाल में रचे गए प्रबंध काव्य का ढांचा लगातार बदलता रहा है। उसमें नए नए प्रसंगों की उद्भावना होती रही है। कई कवियों द्वारा कई प्रसंगों की उद्भावना एक साथ प्रबंध योजना में ही जो है संभव हो सकती है। प्रबंध काव्य रचने का दूसरा सबसे बड़ा कारण था चारणों द्वारा किया गया अति रंजनापूर्ण वर्णन। किसी भी काव्य कृति में कथानक को अति रंजनापूर्ण बनाने के लिए उसमें प्रसंगों की विविधता जो है वो आवश्यक हो जाती है। प्रसंग की विविधता के क्रम में कथानक में फैलाव आता है जिसे मुक्तक में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। रासो काव्य के प्रबंधत्व में लोक तत्व और कथानक रूढ़ियों का समावेश भी जो है मिलता है। तो यहाँ बताया कि उस समय की इन बड़ी रचनाओं को लिखने का जो तरीका था वो समय के साथ बदल गया। इसमें हर कवि क्या करता था, अपनी तरफ से नई बातें और किस्से जोड़ता रहा। जब बहुत सारे कवियों ने एक साथ मिलकर इन कहानियों को लिखा तो ये और भी ज़्यादा बड़ी होती गई और इन कहानियों के बड़े होने का एक कारण ये भी था कि चारण कवियों का बढ़ा चढ़ाकर बातें बताना। किसी भी कहानी को ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए उसमें बहुत सारे अलग अलग किस्से जोड़ना ज़रूरी होता है।
जिससे कहानी लंबी होती गई। लेकिन ऐसा करने से कहानी का जो असली अर्थ था वो कई बार खो जाता है। और इसके अलावा उस समय की इन रासो कहानियों में आम लोगों की बातें और पुरानी परंपराओं का जो है खूब इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो आज का टॉपिक था ये भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसमें हमने जो है रासो साहित्य में कथात्मक संरचना के बारे में जाना, और इससे ऊपर के टॉपिक में हमने ये जाना कि रासो साहित्य में विचारणीय बिंदु क्या थे। ये जो टॉपिक था इसमें एक पेज यहाँ पे मिसिंग है, तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी इस पेज पे जो हमने टॉपिक पढ़ा इसका अगर हम नाम देखें तो हम ऊपर देख सकते हैं, वो था रासो साहित्य में कथानक रूढ़ियाँ। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने जो है ये 3 टॉपिक कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रासो साहित्य में वीर गीत। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।